कलम चलनी थी, मगर ये नौजवान अपने सीने पर गोलियों की बौछार सहकर इतिहास लिख रहे हैं। ये नेपाल के बेटे हैं जो चुप्पी साध कर नहीं बल्कि अपने लहू से इंकलाब का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आज नेपाल की धरती लाल रंग में डूबी है। यही वजह है कि आज आवाज किसी सोरो और शायरी की तरह नहीं बल्कि कड़वी हकीकत बनकर गूंज रही है। वो हकीकत जहां नेपाल का युवा खुलकर सेना और हुकूमत दोनों को ललकार रहा है। नेपाल की गलियों में आज मासूम बच्चे तक माथे पर गोलियां झेल रहे हैं। गरीब और आम लोग सड़क पर उतरकर सत्ता को सीधे चुनौती दे रहे हैं। सड़कों पर उठी ये लहर सिर्फ नेपाल सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ गुस्से की आवाज नहीं, बल्कि ये उस देश की धड़कते दिल की चीख है जो अब और चुप रहना नहीं चाहता। ये आंदोलन भ्रष्टाचार, सत्ता के घमंड, पीढ़ियों की उम्मीदों के दमन और लगातार बिगड़ते आर्थिक हालात के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि एक ऐसा जन सैलाब है जिसने नेपाल की सियासत में नया अध्याय लिख दिया है। जो लहर कभी श्रीलंका में उठी थी, जो बांग्लादेश में देखी गई थी, आज वही तूफान नेपाल की गलियों में गूंज रहा है। जब मासूम बच्चे का खून सड़क पर बिखरा, तब जनता का गुस्सा ऐसा फूटा कि ओली सरकार ताश के पत्तों की तरफ ढह गई। सत्ता बदल चुकी है और नेपाल की ये तस्वीर आज पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रही है। ये सब दुनिया को रुला रहा है क्योंकि एक साधारण लड़का जो स्कूल बैग लेकर स्कूल जा रहा था, गोली लगने के बाद सड़क पर गिर पड़ा। खून से सना एक जूता ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का क्रूर सच था। ये वही व्यवस्था थी जहां जनता भूखी और असुरक्षित थी और सत्ता आलीशान महलों में चैन की नींद सो रही थी। नेपाल का यह आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक नहीं सीमित रहा। ये एक तूफान बनकर जिसने पूरे देश की राजनीति को जड़ों से हिलाकर रख दिया। जनता का गुस्सा इतना भड़क गया कि सरकार को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रियों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नेपाल से बाहर निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा दी गई और प्रधानमंत्री लोगों को चिट्ठियां लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अगर सत्ता या समझ पाती कि जहां युवा चले वहीं देश भी चलता है, तो शायद ओली सरकार इस बड़े संकट का सामना इतनी मजबूरी से नहीं करती। वैसे नेपाल आज इस हालात में क्यों पहुंच गया और ओली सरकार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसका जवाब आपको नेपाल से आई तस्वीरों में मिलेगा। क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ खुली किताब है जो हर सच्चाई बयां करती है। ये तस्वीरें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी सोशल मीडिया पर फैलकर पूरे नेपाल को हिला सकती है। ये सिर्फ पाबंदियों या बैन की कहानी नहीं है बल्कि दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय की कहानी है। और आज हम आपको एक एक करके ये तस्वीरें दिखाएंगे जो इन सच्चाइयों को बयां करती है। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने के साथ हमारी एक विनती भी है, आप भी हमारी ताकत बने, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े ताकि जब भी हम जनता की हक की आवाज उठाएं, चाहे वो भारत हो या नेपाल, तो वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। जुड़ने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पा सकते। अब हम शुरुआत करते हैं नेपाल से आई उन तस्वीरों से जिन्होंने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। एक तस्वीर में एक बच्चे के सर में गोली लगी हुई दिखाई देती है। सच कहें तो ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है और नेपाल की जनता के दिलों में आग लगा देने वाला भी। और यही तस्वीर आज वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कारण बनी है। नेपाल की सड़कों पर बिखरे ये दृश्य जैसे लहू से सनी लोकतंत्र की चादर हो। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये सैकड़ों मौतों की शुरुआत थी। 8 सितंबर 2025 को हुई हिंसा में कम से कम 19 युवा अपने प्राण गंवा बैठे, जिनमें से 17 की मौत काठमांडू में हुई जबकि बाकी 2 अलग अलग इलाके में शहीद हुए। नेपाल में बच्चे की ये मौत सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सत्ता के क्रूर चेहरे की सच्ची गवाही थी। पुलिस ने लाइव गोलियां चलाई, रबर की गोलियां दागी, आंसू गैस के गोले छोड़े, सब कुछ इस्तेमाल किया और यह सब उन बच्चों के खिलाफ था जो उनके अपने देश के थे। वो बच्चे जो नेपाल का भविष्य बन सकते थे। नेपाल के काठमांडू में सड़कों पर मानो खून की होली खेली गई हो। एक प्रदर्शनकारी का खून से सना जूता सड़क पर पड़ा था। लेकिन यह सिर्फ नेपाल की तस्वीर नहीं थी, यह पूरी दुनिया को झंझोड़ देने वाला दृश्य था। ये तस्वीरें यह संदेश दे रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर नेपाल में कैसे खून की नदियां बहा दी गई। क्या यह घटना स्वीकार्य है? बिल्कुल नहीं।
नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में यह एक काला अध्याय है जो दिखाता है कि एक निर्णय पूरे देश में कैसे आग भड़का सकता है। जब सत्ता संवेदनशील नहीं होती तो जनता अपनी नंगी हकीकत और गुस्से के साथ सामने आ ही जाती है। जब सत्ता संवेदनहीन हो जाती है तो जनता भी बिना डरे अपने गुस्से और साहस के साथ सामने आती है। एक तस्वीर सामने आई जो शर्म की नहीं बल्कि सत्ता की असली नंगी हकीकत दिखा रही थी। तस्वीर में देखा गया कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नेपाली फोर्स के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था, मारो अगर हिम्मत है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। यह नंगापन कपड़ों का नहीं था बल्कि पूरे व्यवस्था के शर्म का था। जब सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश करती है तो जनता उसे उसकी असली शक्ल और औकात दिखा देती है। और यही दृश्य सामने आया। एक व्यक्ति अकेला नहीं था। नेपाल की सड़कों पर सैकड़ों लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने हक और न्याय के लिए सड़क पर उतर आए थे। काठमांडू में संसद भवन पर हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और आग लगा दी। उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और इसी कारण पुलिस पीछे हट गई। मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए और अब एक एक करके देश के उच्च पदाधिकारी वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के बच्चों ने अपनी जान की बाजी लगाई। कई युवा शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए और कई अभी भी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए और अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने गोली चलाई उन्हें जेल में होना चाहिए। युवा अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमारी गरिमा छीनी गई, अब हम तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नेपाल की ये तस्वीरें दिखाती है कि जहां युवा आगे बढ़ते हैं वहीं देश की दिशा भी बढ़ती है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिनमें एक लड़के के माथे और छाती पर गंभीर चोटें हैं, फिर भी चेहरे पर पट्टी बांधे हुए वह हाथ में मैक लिए हुए सरकार को चुनौती दे रहा है। वह कह रहा है, हम डरते नहीं, हम बिकते नहीं। यह आवाज ही असली इंकलाब की पहचान है और यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि 347 से अधिक घायल युवाओं की सच्चाई को बयां करती है। दुनिया भी कह रही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है क्योंकि प्रदर्शनकारी किसी खतरे का हिस्सा नहीं थे। यहाँ 18 से 28 साल के युवा थे, स्कूल और कॉलेज के छात्र जो अपने यूनिफॉर्म में थे, फिर भी पुलिस ने लाइव गोलियां चलाई और उन पर हमला किया। युवा अब यह तय कर चुके हैं कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का बैन की लड़ाई नहीं, वे कसम खा चुके हैं कि अब सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और यही दृश्य हमें वहां से दिखाई दिया। ये तस्वीर दिखाती है कि जब युवाओं ने टकराया तो सड़कों पर पूरी भीड़ खड़ी हो गई। लोग अक्सर कहते हैं कि पहाड़ जैसी भीड़ है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लेकिन सबसे आगे हमेशा युवा खड़े हैं। यह भीड़ सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं थी बल्कि यह भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ खड़ा हिमालय थी। प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। कर्फ्यू के बावजूद युवा सड़कों पे उतरे, उनकी आवाज को दबाने के लिए गोलियां का इस्तेमाल किया गया और अब यह भीड़ सवाल कर रही है, जब लाखों लोग आएंगे तो कितनों को मारोगे। अंत में यही ताकत सरकार को बेदखल कर देने वाली साबित हुई। अब उन लोगों के लिए जिन्हें अब तक नेपाल में हुए इस पूरे विवाद की पूरी जानकारी नहीं है, हम संक्षेप में यह कहानी समझा देते हैं। नेपाल में यह चिंगारी इसलिए भड़की क्योंकि 4 सितंबर 2025 को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह ताला लगा दिया। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट सभी पर पाबंदी लगा दिया गया। सरकार का कहना था कि यह कंपनी नेपाल में अपने दफ्तर नहीं खोल रही और टैक्स नियमों का पालन नहीं कर रही है, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। कुछ लोगों का कहना था कि नेपाल चीन के करीब जा रहा था और टिकटॉक से बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई थी। इस कारण सरकार ने टिकटॉक को प्रमोट किया और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोक दिया। इसके अलावा रोजगार, भ्रष्टाचार और नेपाल की खराब अर्थव्यवस्था भी इस आग की वजह बनी। जनता नेपाल सरकार से तंग आ चुकी थी, उसकी आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन उन्हें एक मौका मिला और नेपाल के 13 से 28 साल के युवा सड़क पर उतर आए। उन्होंने यह साबित किया कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना सिर्फ मनोरंजन पर रोक लगाने जैसा नहीं है, बल्कि यह सीधे जनता की आवाज और उनके हक पर हमला है। यही वो मंच है जहां से युवा सरकार को चुनौती देते हैं, नेताओं से सवाल पूछते हैं और अपने हक की आवाज उठाते हैं। और जब सरकार इस अधिकार को दबा देती है
तो यह केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे आजादी पर हमला बन जाता है। युवा अपना गुस्सा सड़कों पर लेके आए और यहीं से सरकार के लिए उल्टे दिन शुरू हुए। ये उल्टे दिन इसलिए भी आए क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार अब चरम सीमा को पार कर चुका था। नेपाल में भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसने देश को भीतर से खोखला कर दिया है। बेरोजगारी से बच्चे परेशान हैं, 12वीं तक के छात्रों में मुश्किलें बढ़ा रही है। ग्रामीण इलाकों में लगभग 20% खेत सूख रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लाखों युवा हर साल देश छोड़कर विदेश भागते हैं ताकि कम से कम खाने पीने का जुगाड़ कर सकें। नेता भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, रिश्वत लेते हैं और कमीशन खाते हैं, और उनके बच्चे, जिन्हें वे लोग नेपो किड्स कहते हैं, उनके वीडियो आम जनता को परेशान कर रहे थे। कई नेताओं के बच्चे विदेश में लग्जरी कारों में घूम रहे थे, महंगे रिजॉर्ट पर छुट्टियां मना रहे थे और उनके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे थे। युवाओं को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सरकार ने सोचा कि बैन लगा दें तो शायद सब शांत हो जाएगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और जनता का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन उल्टा हो गया। यह बैन सिर्फ लोगों की आवाज दबाने तक सीमित नहीं रहा, नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था को भी सबसे बड़ा झटका लगा। नेपाल की टूरिज्म और विदेशी निवेश पर देश काफी हद तक निर्भर है। सोशल मीडिया बंद होने के बाद कई वेबसाइट ठप हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जो कमाई होती थी वह रुक गई। नेपाल में रहने वाले लोग विदेश में अपने रिश्तेदारों और कारोबार से जुड़ने में असमर्थ हो गए। छोटे व्यापारी जो सोशल मीडिया पर अपनी दुकान चला रहे थे, सब सड़क पर उतर आए और यहीं से प्रोटेस्ट फैल गया और जिससे कर्फ्यू लगाना पड़ा। पर्यटक देश छोड़कर भाग गए, व्यापार ठप हो गया और नुकसान करोड़ों में पहुंच गया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, नेपाल की जीडीपी को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन नेता मदमस्त बने रहे। लोग अपनी परेशानियों के बावजूद सड़क पर उतर आए और सत्ता की बेरुखी ने इस आंदोलन को और भड़काया। यह गुस्सा दशकों से दबे हुए क्रोध का परिणाम था। हालांकि शुरुआत में बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से सामने आए थे। वे किताब और बैनर लेकर कह रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म करो, लेकिन सरकार ने इन बच्चों को ट्रबल मेकर कहकर खारिज कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जैसे जैसे ये सांसद की ओर बढ़े, पुलिस ने बल प्रयोग किया, वाटर कैनन और रबर की गोलियां का इस्तेमाल किया, और इसी संघर्ष में 14 से 19 साल के कई युवा शहीद हो गए। सैकड़ों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सितंबर में काठमांडू में संसद पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, बैरिकेड तोड़ा और आग लगा दी। सरकार तब भी नहीं मानी, कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट बंद कर दिया। काठमांडू और पोखरा में सेना तैनात की गई, लेकिन युवा लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इस्तीफा देना होगा, और आखिर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक पद छोड़ने पर मजबूर हुए, और वही हुआ जो पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को मिला था। बांग्लादेश में भी जनता ने ताकत दिखाई थी और सत्ता को बदल कर रख दिया था। 2024 में शेख हसीना की सरकार को युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विद्रोह के कारण गिरा दिया। श्रीलंका में भी यही हुआ था। 2022 में आर्थिक संकट के चलते जनता को राशन की कमी और कठिन हालात सहने पड़े। अगर यह सब न होता तो शायद नेपाल की हालत भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति में न पहुंचते। नेपाल की स्थिति पहले से ही संकट में थी और सरकार के कदमों ने इसे और जटिल बना दिया। युवाओं ने अब सरकार को बदल दिया। हालांकि संघर्ष के बीच करोड़ों का नुकसान हुआ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेपाल की जीडीपी और गिर सकती है। भ्रष्टाचार ने पहले ही देश को कमजोर कर दिया था और अब नेपाल पूरी तरह अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। सरकार खत्म हो चुकी है, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन हटा दिया और प्रधानमंत्री विदेश जाने की तैयारी में है। वही युवा साफ सुथरी पारदर्शी सरकार की मांग कर रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन जारी है और विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा है। नेपाल का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। यह भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक तबाही और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ युवा विद्रोह है। सीने पर गोली खाए हुए युवा, खून में भीगे जूते, नंगे होकर चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारी, लाखों की भीड़ और सत्ता का हिल जाना, ये सभी दृश्य दिखाते हैं कि नेपाल की नई पीढ़ी अब खामोश नहीं है। इस आंदोलन में जीवन की आहुति दी गई, 19 मौतें हुई है,
जो सत्ता की विफलता का साक्ष्य है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या सत्ता अपनी जिम्मेदारी समझेगी? क्या नेपाल अस्थिरता की ओर गहराई में जाएगा, या यह आंदोलन देश की अस्थायी रूप से बदल देगा? फिलहाल युवा अपनी जीत के अनुभव में हैं, उनकी आवाज सुनी गई है और सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि नेपाल का भविष्य क्या होगा? क्या क्रांति थमेगी या देश एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा? समय ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है, जहां युवा आगे बढ़ते हैं वही दिशा देश की होती है।